JKSSB जूनियर असिस्टेंट का 19 अप्रैल 2026 का पेपर। ये पेपर सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इस पेपर ने JKSSB की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे टफ पेपर। आओ समझते हैं क्यों ये UPSC, JKAS, JKPSC जैसा लगता है और क्या ये पेपर 80 मिनट्स में सॉल्व होना पॉसिबल भी है। एनालिसिस JKSSB जूनियर असिस्टेंट 19 अप्रैल 2026 PDF से निकाले गए लाइंस का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस इम्तिहान को एक नाम दिया जा रहा है, द पेपर दैट रीडिफाइंड द रूल्स, और इसकी वजह इस सवाल जैसे कई सवालों में छुपी है। आप समझिए, ये सिर्फ जनरल नॉलेज का सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था कि आपकी सारी पुरानी स्ट्रैटेजीज, आपके सारे पुराने तरीके इस इम्तिहान में नाकाम होने वाले हैं। जब एस्पिरेंट्स ने इस पेपर को देखा, उन्हें एक ज़बरदस्त झटका लगा। ये वो JKSSB नहीं था जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहे थे। ये कुछ बिल्कुल नया था और हद से ज़्यादा मुश्किल था। इस पूरे एनालिसिस में हम इन 6 नुकात को एक एक करके खोलेंगे। सबसे पहले, ये पेपर एक हिस्टोरिक अनोमली यानी एक तारीखी गैर मामूली वाकया क्यों है। फिर इसका UPSC और JKS के पेपर्स के साथ आखिर रिश्ता क्या है। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट ट्रैप का पोस्टमार्टम करेंगे। फिर इस बात पर गौर करेंगे कि 80 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करना क्यों नामुमकिन था। हम इसके स्कोरिंग जोन्स और ट्रैप जोन्स का नक्शा बनाएंगे। और आखिर में वो बड़ा सवाल, क्या ये इंसानी जहन की तख्लीक है या किसी AI की। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ए हिस्टोरिक अनोमली। मैं यहाँ इस बात को तस्लीम करना चाहता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स जो महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये आपकी गलती नहीं थी। ये पेपर पिछले किसी भी JKSSB एग्जाम से ज़रा भी मेल नहीं खाता था। ये एक सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज था, जिसने JKSSB के सारे पुराने पैटर्न्स को एक झटके में तोड़कर रख दिया। देखिए, JKSSB के एस्पिरेंट्स हमेशा वन लाइनर सवालों की तैयारी करते हैं, जहां हफ्जा यानी मेमोरी ही सबसे अहम स्किल होती थी। लेकिन इस पेपर ने उस बुनियाद को ही हिला दिया। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। ये पेपर आपकी मेमोरी से कहीं ज्यादा आपकी एनालिटिकल एंड्योरेंस को आजमा रहा था, यानी लंबे और पेचीदा सवालों को झेलने की आपकी ताकत। ये आपकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को टेस्ट कर रहा था कि आप प्रेशर में किस हद तक खुद को संभाल सकते हैं, और आपकी हाई लेवल कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को। इसका साफ मतलब ये है कि एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता था कि आपको कितना याद है, वो ये देखना चाहता था कि आप दबाव में कितना गहरा सोच सकते हैं। और ये पूरा फलसफा, ये पूरी सोच सीधा UPSC और JKAS से उधार ली गई है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर किसी इम्तिहान का बुनियादी डिज़ाइन मेमोरी बेस से एनालिटिकल बेस्ड हो जाए, तो एक एस्पिरेंट को अपनी साल भर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या तब्दीली लानी चाहिए। और यही बात हमें अगले सेक्शन तक ले जाती है, द UPSC JKAS मिरर। यहाँ हम इस एनालिसिस की मार्कजी दलील पर आते हैं। इस पेपर की मुश्किल बेमतलब नहीं थी। ये एक मखसूस आला सतह के एग्जाम पैटर्न, सिविल सर्विसेज से बराह रास्त दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये पेपर JKSSB का कम और UPSC प्रीलिम्स का आईना ज़्यादा हो। इस ताल्लुक का सबूत आपके सामने है। एक तरफ इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स पर, और दूसरी तरफ एक आम UPSC हिस्ट्री का सवाल। इनकी साख्त, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। पहले 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो बहुत ही मखसूस नीचे मालूमात तलब करते हैं, और फिर नीचे ऑप्शंस में सादा ABCD नहीं है बल्कि पेचीदा कॉम्बिनेशंस है। ये पैटर्न JKSSB का है ही नहीं, इसे सीधा UPSC के ब्लूप्रिंट से कॉपी पेस्ट किया गया है। आइए इस UPSC पैटर्न की उन निशानियों को तफसील से देखें जो इस पेपर में भरी पड़ी थीं। पहला, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। सवाल 25, 29 और 32 इसकी मिसाल हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट वाला फॉर्मेट, जैसा क्वेश्चन 21 और 30 में था। इसने एलिमिनेशन टेक्निक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। तीसरा, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग, जैसे क्वेश्चन 26 में वाक़यात को तरतीब देना था। चौथा, हर सवाल की लंबाई, औसतन 3 से 4 लाइन के सवाल। और पांचवां, बहुत ही नीचे नॉलेज, जैसे क्वेश्चन 32 में नेशनल वाटरवेज के बारे में पूछा गया था। ये सब चीज़ें JKSSB के लिए बिल्कुल नहीं थीं, लेकिन JKS और UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए ये रोज़ का काम है। अब हम सेक्शन 3 में दाखिल होते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ स्टेटमेंट ट्रैप। यहाँ हम एक वाहिद पेचीदा सवाल का तज्जिया करेंगे, ये समझने के लिए कि उसे ख़ास तौर पर आपका वक्त और जहनी तवानाई बर्बाद करने के लिए कैसे बनाया गया है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। इसके लिए हम क्वेश्चन 32 को एक केस स्टडी के तौर पर लेते हैं, नेशनल वाटरवेज का सवाल। देखने में ये एक सादा MCQ लगता है ना? लेकिन इसके अंदर 4 अलग स्टेटमेंट्स हैं।
रियाजियाती तौर पर इसका मतलब है कि आपके दिमाग को 16 मुमकिना कॉम्बिनेशंस पर सोचना पड़ता है ताकि आप एक सही जवाब तक पहुंचें। ये सिर्फ मालूमात का इम्तिहान नहीं है, ये एक उम्मीदवार को ज़हनी तौर पर थका देने का एक सोचा समझा तरीका है। सरास सोचिए, इस एक सवाल को हल करने के लिए आपके दिमाग को किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। पहले आप 4 लाइन के सवाल को पढ़ते और समझते हैं, फिर आप स्टेटमेंट आई का तज्जिया करते हैं, फिर स्टेटमेंट 2 का, फिर स्टेटमेंट 3 का, फिर स्टेटमेंट 4 का, और आखिर में आप अपने तज्जिए को ऑप्शंस ए, बी, सी, डी के साथ मिलाते हैं। इस पूरे अमल में 6 अलग जहनी स्टेप्स हैं और हर स्टेप एक गलती का इम्कान है। अगर एक भी मरहले में आपसे चूक हुई तो आपका जवाब गलत और आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। हम सब, आप और मैं, MCQ सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। 2 गलत ऑप्शंस को हटा दो तो सही जवाब का चांस 50% हो जाता है। लेकिन इस पेपर को इस टेक्निक को ही नाकाम करने के लिए बनाया गया था। एलिमिनेशन टेक्निक फेलियर एक ऐसी सूरत हाल है जहां ऑप्शंस इतने पेचीदा हैं कि आप 1 या 2 गलत स्टेटमेंट्स को खारिज करके सही जवाब तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको हर एक स्टेटमेंट का स्टेटस सही है या गलत लाजमन पता होना चाहिए। एग्जामिनर ने यह जानबूझकर किया। ये ऐसा ही है जैसे जंग में आपके सबसे ताकतवर हथियार को आपसे छीन लिया जाए। अब आप सही जवाब नहीं ढूंढ रहे, अब आप हर हिस्से की तस्दीक कर रहे हैं जिसमें वक्त कई गुना ज़्यादा लगता है। तो मेरा सवाल है, एलिमिनेशन टेक्निक फेलियर के सामने एक एस्पिरेंट को एग्जाम हॉल में अपनी क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को फौरी तौर पर कैसे बदलना चाहिए? अब हम अपनी तवज्जो सेक्शन 4 की तरफ करते हैं, द 80 मिनट इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ हम सवालात की पेचीदगी से आगे बढ़कर उस दबाव का तज्जिया करेंगे जो वक्त ने बनाया। इस पेपर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि दिए गए 80 मिनट में इसे पूरा करना तकरीबन नामुमकिन था। ये बार चार्ट पूरी कहानी बयान कर देता है। पुराने JKSSB पेपर्स में आपको एक सवाल के लिए तकरीबन 48 सेकंड्स मिलते थे। इस पेपर में कागज़ पर आपको 70 सेकंड मिल रहे थे। लेकिन इन पेचीदा एनालिटिकल सवालात को आला दर्जे की दुरुस्तगी से हल करने के लिए कम से कम 90 सेकंड्स दरकार थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये पेपर आपसे एक ऐसी दौड़ जीतने को कह रहा था जिसका टाइम पर क्वेश्चन एवरेज ही एक धोखा था। ये आपके इल्म से ज़्यादा आपकी पेसिंग का साइकोलॉजिकल टेस्ट था। तो इन 80 मिनट में हकीकत में क्या हुआ? ये चार्ट एक आम संजीदा एस्पिरेंट की कहानी बताता है। उनके कुल अटेम्प्ट्स में से शायद सिर्फ 45% ही पूरे यकीन के साथ किए गए होंगे। तकरीबन 25% जल्दबाजी में लगाए गए तुक्के होंगे जिनमें नेगेटिव मार्किंग का सीधा खतरा है। और सबसे अहम हिस्सा 30% सवालात अनअटेम्प्टेड रह गए होंगे। और ये बात आप दिमाग में बिठा लें, इस पेपर में 30% सवाल छोड़ना नाकामी नहीं थी, ये नेगेटिव मार्किंग से बचने की एक होशियार हिकमत अमली थी। अब कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5 में स्कोरिंग वर्सेस ट्रैप जोन्स। इस हिस्से में हम इस मैदान जंग का नक्शा बनाएंगे। हम ये पहचानेंगे कि कहाँ से नंबर बटोरे जा सकते थे और कहाँ आपका वक्त बर्बाद करने के लिए जाल बिछाए गए थे। ये टेबल उस मैदान जंग का नक्शा है। ग्रीन जोन यानी आपके स्कोरिंग एरियाज में शामिल थे मैथ्स के सवाल 1 से 10 जो सीधे फॉर्मूला पर थे, रीजनिंग सवाल 11 से 18 जिनके पैटर्न्स स्टैंडर्ड थे, और इंग्लिश का डायरेक्ट ग्रामर और वोकैबुलरी ये हाई एक्यूरेसी सवाल थे। दूसरी तरफ है रेड जोन यानी खतरे के इलाके। इसमें आते हैं मल्टी स्टेटमेंट जीके, हाउ मेनी पेयर्स वाले सवाल, कंप्यूटर के पेचीदा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल और हैरानकुन तौर पर JNK स्पेसिफिक जीके के भी मल्टी स्टेटमेंट सवाल। इन जगहों पर रिस्क और वक्त दोनों ज्यादा लगना था। तो आगे के लिए इन जोन्स को पहचानने का तरीका क्या है? एक स्कोरिंग क्वेश्चन का DNA बहुत सादा होता है। एक हकीकत, मुख्तसर अल्फाज और साफ ऑप्शंस। ये 60 सेकंड से कम में हल हो जाता है। लेकिन एक ट्रैप क्वेश्चन का DNA पेचीदा होता है। उसमें तस्दीक के लिए कई स्टेटमेंट्स होते हैं। उसमें अक्सर विच इज़ नॉट करेक्ट जैसे जुमले होते हैं। उसके ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते होते हैं और उसे आराम से हल करने के लिए 90 सेकंड से ज़्यादा दरकार होते हैं। आपको 5 सेकंड के अंदर एक ट्रैप क्वेश्चन का DNA पहचानना सीखना होगा। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर आ गए हैं। सेक्शन 6 ह्यूमन इंटेलेक्ट और AI। यह सवाल कयास आराई पर है, लेकिन इसका तज्जिया बहुत जरूरी है। इस पेपर की इस बेमिसाल पेचीदगी को देखकर सवाल उठता है, इसका मामार कौन था? एक माहिर इंसानी कमिटी या एक बहुत एडवांस्ड AI एल्गोरिदम? आइए पहले एक AI जनरेटेड पेपर के हक में दलाइल देखते हैं। पहला, सिस्टमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। हर सेक्शन में मुश्किल का मयार और सवाल की लंबाई यकसां है, बिल्कुल एक जैसी, जैसे इसे किसी सिस्टम ने बनाया हो। दूसरा, पैटर्न न्यूट्रलिटी।
इंपॉर्टेंट टॉपिक से हटकर अजीबोगरीब तफसीलात पूछी गई हैं जो एक एल्गोरिदम ही बिना किसी बायस के चुन सकता है। तीसरा और सबसे मजबूत दलील, ट्रैप ऑप्टिमाइजेशन। जिस कदर एलिमिनेशन टेक्निक को नाकाम करने वाले सवाल इस पेपर में हैं, वो हिसाब किताब मैथमेटिकली बहुत प्रिसाइज लगता है। और चौथा, लॉजिकल प्यूरिटी। कई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि खालिस मंतकी सोच तलब करते हैं। लेकिन अब दूसरा रुख देखते हैं, एक ह्यूमन डिजाइन्ड पेपर के हक में क्या दलाइल हैं। सबसे बड़ी दलील ये है कि ये पैटर्न बिल्कुल नया नहीं है। ये यूपीएससी के ब्लूप्रिंट की एक बहुत ही मेहनत से की गई कॉपी है, जो जाहिर करती है कि किसी इंसानी कमेटी ने यूपीएससी के पेपर्स का गहरा मुतालिया करके इसे बनाया है। दूसरा, कंटेक्चुअल न्यूआंस। जेएनके की तारीख और ज्योग्राफी पर जो सवाल थे, उनमें एक इलाकाई शऊर नजर आता है जो शायद एक एआई में ना हो। और तीसरा, साइकोलॉजिकल डिज़ाइन। मुश्किल और आसान हिस्सों का आगे पीछे आना ये एक सोची समझी हिकमत अमली लगती है ताकि उम्मीदवार के स्ट्रेस और थकान को कंट्रोल किया जा सके। ये एक इंसानी लम्स, एक ह्यूमन टच महसूस होता है। तो ये पूरा तज्जिया हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसे इम्तिहान में जो आपके इल्म से ज़्यादा आपकी नफ्सियात को आजमाने के लिए बनाया गया है। अब वो कौन सी एक सबसे अहम महारत है जिसे आप